हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका स्टैटिक जीके का नेक्स्ट पार्ट है। आर्टिकल का 3rd नंबर वीडियो है ये। ठीक है, आर्टिकल सारे देख रहे हैं हम लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने सारे आर्टिकल्स हैं सबको देख रहे हैं वन बाय वन। सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना, मैं वहाँ पर प्रैक्टिस कराते हुए देखना कितना सिस्टमैटिक वे में कब कितना पढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है और कब कब रिवीजन करना है, ये भी वहाँ पर ख्याल रखा जाता है। आप इसको ज्वाइन करना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, जल्दी आप क्विकली सीख पाओगे। सिर्फ वीडियो देखोगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अब ज़रा बात करते हैं आगे। यहाँ से हम देखेंगे जितने सारे आपके आर्टिकल्स हैं उसमें आपको ग्रीन लेटर में लिखा हुआ कुछ मिलेगा। ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो भी है बस उसको पकड़ना है। एग्ज़ाम में वही आएगा आपका, वो वाला वर्ड को अवॉइड नहीं कर सकता आपका एग्ज़ाम। ठीक है, मतलब ये पूरा अगर सेंटेंस मान लो लिखा हुआ आ गया आपके एग्ज़ाम में, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसको वो अवॉइड नहीं कर सकता। तो यही ग्रीन वाले को ध्यान में रखना है और जो साथ में कोड देता हूँ उसको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो कि 36 नंबर आर्टिकल में क्या है। ये कह रहा है कि 36 नंबर जो आर्टिकल है ये डिफाइंस द टर्म स्टेट, स्टेट को डिफाइन करता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएसपी कहते हैं शॉर्ट में। अब ज़रा ध्यान दो, जब आर्टिकल 12 को मैं बता रहा था तो वहाँ भी आया था डेफिनेशन ऑफ स्टेट, लेकिन वो स्टेट किसके संदर्भ में था? वो स्टेट था आपका फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में। याद है आपको? जिसका कोड था आपका डॉन, है ना, कि एक बच्चा है क्लास में डॉन बने फिरता है, टीचर को गुस्सा आता है, वो पूछ लेता है कि चलो तुम जो है वो स्टेट का डेफिनेशन बताओ, अदरवाइज तुम्हें बहुत पिटाई होगी, है ना। तो डॉन को हम ये किए थे, डिकोड किए थे। तो डी होता है 1 का कोड और एन होता है 2 का कोड, है ना। 12 आ जाता है आपका। तो 12 नंबर आर्टिकल में स्टेट का डेफिनेशन था। फिर से आ गया स्टेट का डेफिनेशन, लेकिन वहाँ पर क्या था? वहाँ पर आपका था फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में। लेकिन यहाँ पर देखो डीपीएसपी को अगर गौर से देखोगे तो डीपीएसपी में ही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें ही एक शब्द आया है स्टेट। तो इस स्टेट के बारे में बताने से पहले वो स्टेट को डिफाइन करता है ना। इस स्टेट के बारे में बहुत डिटेल में बताने से पहले इसका डेफिनेशन बताया जाएगा। तो डीपीएसपी में भी आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट एक बार आता है, जिसका कोड क्या है? मज़े, है ना। एक बच्चा है क्लास में बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा होता है, वो पकड़ा जाता है टीचर की नज़र में। अब टीचर उसको देख लेता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहा है क्लास में, तो ऐसे बच्चे को भी पकड़ करके क्या करते हैं टीचर? बोलते हैं चलो डेफिनेशन बताओ स्टेट का। तो ध्यान रखना 2 बार स्टेट का डेफिनेशन आ रहा है, एक आपका आर्टिकल नंबर 12 में, एक आपका आर्टिकल नंबर 36 में। ठीक है, 12 में था डॉन, एक लड़का जो है क्लास में बहुत ज़्यादा डॉन बन रहा था, तो उससे पूछ लिए स्टेट का डेफिनेशन। एक बार एक बच्चा, मतलब वही बच्चा बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहा था क्लास में, तो मज़े करने के टाइम में भी टीचर ने उससे स्टेट का डेफिनेशन पूछ लिया। 2 बार स्टेट का डेफिनेशन है, ध्यान में रखना। ठीक है, मज़े को डिकोड करो। ए और ई यहाँ से कट जाएगा क्योंकि वावेल है। एम 3 का कोड, जे 6 का कोड, है ना। तो 36 नंबर आर्टिकल आ गया यहाँ पर। अच्छा, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि पिछली वीडियो में ही आप क्या किए, सारे के सारे कोड को सीख गए, है ना। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ सारे कोड को कैसे ध्यान में रखना है, याद करना है, उसका ट्रिक भी मैं बता दिया था। अगर आपको अभी पूरा याद नहीं होगा तो आगे बढ़ने से पहले आप उस वीडियो को जा करके चेक करना, या तो कमेंट में मैं पिन करके एक वीडियो दे दूंगा, सिर्फ उसमें कोड होगा। ठीक है, कोड के वीडियो को उसको भी देख लेना, आप जल्दी से याद कर पाओगे। मुश्किल से 11 मिनट की वीडियो है, लेकिन उसमें देखोगे कोड को सिखाने के लिए सिर्फ 5 या 4 मिनट की वीडियो है। तो 5 से 4 मिनट अगर आप देख लेते हो उस वीडियो को, कोड को ध्यान में रख पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं 37 में क्या कह रहा है आपसे। देखो ये कह रहा है कि 37 नंबर आर्टिकल्स स्टेट्स दैट द प्रिंसिपल इन पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में ही आपका डीपीएसपी है ना। टोटल 22 पार्ट हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके चौथे नंबर पार्ट में डीपीएसपी की बात कही गई है, जो 36 नंबर आर्टिकल से लेकर के 51 नंबर आर्टिकल्स तक आता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जितने प्रिंसिपल इसमें दे रखे हैं डीपीएसपी में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एनफोर्सिबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। कहने का मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट्स को मान लिया जाए हनन हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन लिया जाता है, तो आप उसको लेकर के कोर्ट तक पहुंच सकते हो, न्याय मांग सकते हो कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डीपीएसपी में जितने सारे प्रिंसिपल आप यहाँ पर बताए गए हैं उसका अगर हनन होता है या फिर उससे ये सारे प्रिंसिपल को आपसे छीन लिया जाता है तो आप उसको कोर्ट में दावा नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। तो वही चीज़ कह रहा है, बट द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स व्हेन मेकिंग लॉज एंड पॉलिसी। जब भी स्टेट अगर लॉज और पॉलिसी बनाता है
तो उसको इस प्रिंसिपल्स को मतलब ध्यान में रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है एक स्टेट को। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं आगे। आपको बस यहाँ पर ये वाला पॉइंट को ध्यान रखना है। ये अगर 37 नंबर आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ देगा तो ये वाला पॉइंट आपको जरूर वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। कौन सा आर्टिकल में है? 37 में। कैसे ध्यान रखोगे मैं आपको बताता हूँ। सब देखते होंगे मीडिया मैन जहाँ भी जाते हैं, किसी भी सेलिब्रिटी के पास जाते हैं तो देखते हो मुंह में क्या होता है, माइक घुसेड़ देते हैं, सर 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 बताइए सर, इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद क्या होगा सर। देखते हो ना, माइक को क्या करते हैं, अपने माइक को एकदम घुसेड़ देते हैं मुंह के सामने। अरे भाई ऐसा थोड़े करना चाहिए, थोड़े से दूरी बना करके रहो, वो भी बेचारा परेशान हो जाएगा। सारे मीडिया वाले आते हैं, माइक को घुसेड़ देते हैं मुंह में। लेकिन कोर्ट के अंदर आप फोर्सफुली कभी भी माइक को नहीं लगा सकते किसी के मुंह के सामने। इस चीज़ को ध्यान रखोगे। जब भी एग्जाम में पूछ देगा ये वाला पूरा सेंटेंस, वहाँ पर होगा नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ने बताया था कि कोर्ट के अंदर फोर्सफुली क्या नहीं लेकर जा सकते हैं, माइक। किसी के मुंह के सामने माइक को हम फोर्सफुली कोर्ट में नहीं लगा सकते किसी के मुंह के सामने, है ना। तो माइक आपके दिमाग में आना चाहिए। माइक का यही स्पेलिंग होता है, हालांकि माइक जो होता है ये शॉर्ट फॉर्म होता है माइक्रोफोन का। माइक ऐसे ही लिखा जाता है, बहुत लोग माइक का स्पेलिंग नहीं जानते, तो मैं आपको आज बता दिया कि माइक MIC ही होता है। क्लियर? तो ध्यान रखना, माइक को डिकोड करो, आई यहाँ से कट जाएगा आपका, बच गया एम होता है 3 और आपका C होता है 7। तो 37 नंबर आर्टिकल में है नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में फोर्सफुली हम माइक को लेकर के नहीं जा सकते। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहाँ पर 37 नंबर आर्टिकल में देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर 37 हो गया, 38 में देखते हैं। ये आर्टिकल क्या कर रहा है? दिस आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट, मतलब स्टेट को डायरेक्शन देता है, निर्देश देता है, टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर में क्या क्या आता है? जस्टिस आता है, सोशल आता है, इकोनॉमिक आता है, पॉलिटिकल आता है ना। फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में बता रहे हैं, तो ध्यान रखना सोशल ऑर्डर भी वहाँ पर आ जाए। हो सकता है ये ब्रैकेट वाला ना है, ये अंडरस्टूड भी होता है कई बार। सोशल ऑर्डर का मतलब यही होता है कि लोगों के बीच जस्टिस की भावना होनी चाहिए, मतलब जस्टिस के बारे में पता होना चाहिए, सोशली अवेयर होना चाहिए, इकोनॉमिकली बूस्ट होना चाहिए उनका, पॉलिटिकली भी अवेयर होना चाहिए। तो ये सारे सोशल ऑर्डर में आता है। इस चीज़ को स्टेट को ध्यान में रखना होता है। इससे क्या होगा? वेलफेयर होगा लोगों का। ठीक है, तो वेलफेयर ऑफ द पीपल हो या फिर सोशल ऑर्डर हो, इस चीज़ को ध्यान में रखना। हो सकता है ये भी अगर आपसे दे दिया जाए जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इसमें से कोई भी वर्ड अगर आपका पकड़ा जाता है तो आप ध्यान में रखना कि इसका कोड मैं क्या बताया हूँ। इसका कोड बताया हूँ मूवी। कोई भी मूवी है, कोई भी मूवी को क्यों बनाया जाता है? ताकि सोसाइटी में हर तरह के जो एक सिचुएशन होता है उसके बारे में लोगों को मतलब जागरूकता फैले, है ना। कैसे कैसे चीज़ों के बारे में बताया जाता है उसमें। मूवीज़ देखते हो तो क्या होता है, लोगों को पता चलता है ना अपने जस्टिस के बारे में, जस्टिस कैसे लेना चाहिए। फिर सोशली अवेयर करता है कौन? मूवी देखने से लोग इकोनॉमिक के बारे में भी बहुत कुछ समझते हैं कि देश में हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए। पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, है ना। तो ये सारे अवेयरनेस जो फैलता है इससे लोगों का वेलफेयर होता है ना, वेलफेयर ऑफ द पीपल। इससे लोगों का वेलफेयर होता है, कल्याण होता है एक तरीके से। तो क्या देखने से? मूवीज़ देखने से। मूवी बनाया ही जाता है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो ध्यान रखना सोशल ऑर्डर आ जाए, वेलफेयर ऑफ द पीपल आ जाए, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आ जाए। ये सभी चीज़ों का ही तो हम वहाँ पर देखते हैं मूवीज़ में। मूवी देखने से यही तो फ़ायदा होता है कि ये सारी चीज़ों में हम अवेयर हो पाते हैं, है ना। जस्टिस में, सोशल में, इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल में, है ना। तो कहाँ से अवेयरनेस फैलती है इस चीज़ के बारे में? मूवीज़ देखने से। तो मूवी को ध्यान में रखोगे, बिल्कुल आपको ध्यान रखना ही होगा। मूवी को अगर हम डिकोड करते हैं वो कट जाएगा, आई और ई कट जाएगा यहाँ से। फिर एम और वी बचता है। एम होता है 3 का कोड और वी होता है 8 का कोड। तो 38 नंबर आर्टिकल में क्या कह रहा है? सोशल ऑर्डर के बारे में, वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में। ध्यान रखोगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? 39 नंबर में देखो। 39 नंबर में हम टोटल 4 देखेंगे, ABCD देख रहे हो, ABCDE करके 5 देखेंगे। यहाँ पर देख लो, यहाँ है क्या? 39 का A है, 39 का B है, 39 का C है, 39 का D है और 39 का E भी है। यहाँ पर देख पा रहे हो। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या? बात ये करते हैं कि 39 नंबर में है क्या। सिर्फ 39 का पूछ ले तो 39 का पूछ ले तो ऐसे भी आपसे दे सकता है। देख लो क्या है 39 नंबर में।
ऐसे भी पूछ सकता है कि ये आर्टिकल्स डायरेक्ट्स द स्टेट, मतलब स्टेट को दिशा निर्देश देता है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जैसे मेन, विमेन और फिर वर्कर्स, चिल्ड्रन, ये सारे क्या आते हैं, वर्कर्स, विमेन और चिल्ड्रन को अक्सर लिया जाता है वीकर सेक्शंस में। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो ज़रूरी नहीं है ये अगर दे दिया जाए, मान लिया जाए यही सेंटेंस उठा करके आपको एग्जाम में दे दिया है, तो भी आप कैच कर पाओगे कि 39 नंबर का आर्टिकल के बारे में ये पूछ रहा है। अगर 39 नंबर में A B C D E करके भी पूछेगा तो भी आप ध्यान दे पाओगे, क्योंकि मैं सबको कवर करके रखा हूँ। दूसरी बात कि A B C D ना करके सिर्फ 39 ही दे रखे, और उसमें से इन पाँचों पॉइंट्स में जो भी मैं यहाँ पर कवर किया हूँ, 5 पॉइंट्स है ना, A B C D E में कोई भी एक पॉइंट दे देगा तो भी आप कैच कर पाओगे कि ये 39 नंबर आर्टिकल से ही पूछा गया है। मैं क्या बताया, फिर से ध्यान देना, 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, पाँचों में कोई भी अगर आपसे पूछ देगा तो आप ध्यान दे पाओगे कि ये किस नंबर आर्टिकल में 39 का ए है या बी है, सी है, डी है या फिर ई है। अगर ए बी सी डी करके ना पूछे, सिर्फ 39 नंबर का ऑप्शन रहे और इन पाँचों पॉइंट में कोई भी पॉइंट अगर दिया हुआ रहेगा तो भी आप कैच कर पाओगे कि ये 39 नंबर आर्टिकल से पूछा गया है। कैसे, ध्यान में रखो, यहाँ पर देखो क्या है। यहाँ पर कह रहा है मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स टू लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, लाइवलीहुड का मतलब होता है जीवन यापन करने का जो भी साधन होता है उसको लाइवलीहुड बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, कैसे ध्यान रखोगे, इसको पकड़ में रखना आपको कि एडिक्वेट है ना, एडिकेट भी बोलते हैं, एडिक्वेट भी बोलते हैं, तो एडिकेट मीन्स टू लाइवलीहुड को यहाँ पर ध्यान रखना, मतलब पर्याप्त मात्रा में जो लाइवलीहुड होता है, आजीविका के पर्याप्त साधन के बारे में ये कह रहा है। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त होता है, मीन्स का मतलब साधन होता है, लाइवलीहुड का मतलब आजीविका होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। ये अगर आ गया तो समझ जाना कि इसका कोड क्या है, मैप। आपका सन जो है, सन जो है आपका वो मैप बनाने का काम करता है। किस चीज़ का काम करता है, मैप बनाने का काम करता है। कौन, आपका सन। तो ध्यान रखना, फर्स्ट वीडियो में ही मैं बता चुका था राइमिंग मेथड। सन का मतलब 1, शू का मतलब 2, ट्री या फ्री का मतलब 3, डोर का मतलब 4 और वाइफ का मतलब 5। ये सारे राइमिंग वर्ड्स में बता चुका हूँ। तो सन है तो सन बता रहा है एक को, सन यानी 1, 1 यानी एक, ए है ना, ए एक नंबर होता है ना, तो ए बताएगा यहाँ पर सन को। कैच कर पा रहे होगे, बिल्कुल। तो आपका सन है वो किस चीज़ का काम कर रहा है, मैप बनाने का। सन बता रहा है यहाँ पर ए को, यानी सन 1, 1 यानी ए। मैप को डिकोड करो, मैप को डिकोड करोगे तो 3 और यहाँ पर 9 आता है, 39 का ए हो गया इसका। अब यहाँ पर समझो कैसे रिलेट करेंगे, तो आपका सन जो है मैप बनाने का काम करता है और यही काम से इसको एडिक्वेट मीन्स टू लाइवलीहुड हो जाता है, मतलब पर्याप्त साधन है ये मैप बनाने का इसका, जिससे इसका गुजर बसर चल जाता है, जिससे इसको आजीविका प्राप्त हो जाता है, लाइवलीहुड प्राप्त हो जाता है। क्लियर। तो बता दो पर्याप्त मात्रा में लाइवलीहुड के जो साधन हैं वो क्या है, आपके बेटे के लिए मैप बनाना। आपका बेटा मैप बनाता है जिससे एडिक्वेट मीन्स टू लाइवलीहुड उसको प्राप्त हो जाता है। याद रखोगे ना, सन से यहाँ पर 1 है, 1 यानी ए, और मैप को डिकोड किए थे तो 39 यहाँ पर आ रहा है। तो 39 का ए में क्या है, एडिक्वेट मीन्स टू लाइवलीहुड। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी एडिक्वेट मीन्स टू लाइवलीहुड आ जाएगा समझ जाना आपका दिमाग ऐसे फंक्शन करना चाहिए एग्जाम में कि अच्छा एडिक्वेट मीन्स जो है लाइवलीहुड का, वो मेरे सन के लिए क्या था, मैप बनाना। तो मैप सन इसका कोड था, सन यानी कि 1, फिर हो गया ए, मैप को डिकोड किए तो 39, तो 39 ए में है ये, है ना। इस तरीके से आपको कैच करना होगा वहाँ पर। और दूसरी बात, टेस्ट नहीं लगाओगे भैया तो आप बहुत पीछे पड़ जाओगे। आपका दिमाग एक ही तरह से फंक्शन करेगा, सिर्फ वीडियो देखने की आदत पड़ेगी, टेस्ट नहीं लगाओगे तो एग्ज़ाम देने की आदत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने की आदत से कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में आपका ब्रेन अलग तरीके से फंक्शन करता है, उसको हैबिट में लाना होगा, और वो हैबिट में तभी आएगा जब आप बार बार किसी चीज़ का टेस्ट लगाते हो, प्रैक्टिस करते हो। अब बात करते हैं 39 बी का। अच्छा मान लो यहाँ पर मान लिया कि आपका जो एग्ज़ाम है वहाँ पर ए बी सी करके यहाँ पर नहीं दिया रहेगा, सिर्फ 39 दिया रहेगा, तब भी आप कैच कर पाओगे कि मैप बनाने का काम मेरा सन कर रहा था, मैप से ही आप 39 कैच कर लोगे, है ना। तो जरूरी नहीं ए बी सी डी करके दे, और अगर ए बी सी डी ई करके भी देगा तो एग्जैक्ट आंसर मार पाओगे आप। क्लियर। खास करके यूपीएससी में इतना डेप्थ में पूछा जाता है, इतना डेप्थ में ना भी पूछेगा तो आप 39 को याद कर पाओगे। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर है इक्वल राइट्स टू ऑनरशिप एंड कंट्रोल
इक्वल राइट्स टू ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज। आपको इसका पूरा मीनिंग समझना ही नहीं है, यहाँ से एक वर्ड कैच करना है, ऑनरशिप एंड कंट्रोल। और किसी भी कंपनी के ऊपर आपका ऑनरशिप है और उस कंपनी के ऊपर आपका कंट्रोल है, ऐसे ध्यान में रखोगे। कैसे ध्यान रखना है इसका कोड, इसका कोड है MBA शू। मतलब कि आप MBA करके आए हो, MBA एक डिग्री होती है ना, MBA करके आए हो और शूज़ बनाने की एक कंपनी खोले हो, उसका आप क्या हो, ऑनरशिप आपके पास है, उसका कंट्रोल भी आपके पास है। ध्यान में रखोगे, आप MBA करके आए हो, उसका ऑनरशिप और कंट्रोल दोनों ही है। MBA करने के बाद जो शूज़ की कंपनी खोले हो, उस कंपनी का ऑनरशिप भी आपके पास है, उसका कंट्रोल भी आपके पास है। एग्जाम में मान लिया जाए पूछ देगा ऑनरशिप एंड कंट्रोल, ये पूरा सेंटेंस रहेगा, आपको ऑनरशिप एंड कंट्रोल को ध्यान रखना है। ऑनरशिप एंड कंट्रोल जैसे आपका दिमाग वहाँ पर देखा, ध्यान में आना चाहिए, अच्छा ऑनरशिप और कंट्रोल किसके ऊपर है, शूज़ बनाने की कंपनी पर। शूज़ बनाने की कंपनी हमने कब खोला, जब हम MBA करके आए तब शूज़ बनाने की कंपनी को खोले। शू बताएगा टू को, शू बताएगा टू को यानी कि B को। यहाँ तक क्लियर है। MBA को डिकोड करते हो, A यहाँ से कट जाएगा, M होता है 3 का कोड, B होता है 9 का कोड, 39 का B आ गया। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल ही क्लियर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब 39 का C में देखते हैं, इसमें भी MBA से रिलेटेड है, जरा देखते हैं। यहाँ पर है डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ आ गया, जैसे ही संकेंद्रण जो है ये नहीं होना चाहिए, वेल्थ का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए किसी भी धन का, किसी भी पैसे का। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कि आप MBA करके फिर से आए, आप ट्री प्लांटेशन का काम करने लगे। MBA करके आप नौकरी नहीं किए, जबकि ट्री लगाने का काम किए। ट्री से रिलेट कर लो कि आप एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट कर दिए, है ना। तो MBA करके आए और ट्री लगाने का अगर आप काम कर दिए, तो क्या आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो पाएगा? कभी आप धनी बन पाओगे? बहुत ज़्यादा धनी तो नहीं बन पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम जो किसान होते हैं, जो ट्री का काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा धनी नहीं होते, उसके पास वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। ठीक है, डज नॉट वाला यहाँ पर ध्यान देना। हालांकि आप सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ देखोगे एग्जाम में, आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कब नहीं होगा भैया? जब आप MBA करके आओगे, इतने खर्च करके MBA की डिग्री लोगे, करोड़ों में खर्च करोगे, है ना। आपको पता होगा हमारे यहाँ एक जमशेदपुर में एक कॉलेज है, MBA कॉलेज, XLRI करके है, बहुत ही महंगा कॉलेज है, मतलब करोड़ रुपया तो लग ही जाता है उसमें, करोड़ नहीं तो 50-60 लाख लग जाता है MBA करने में, प्राइवेट है वो, है ना। तो इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके आप MBA करके ट्री लगाने का काम करोगे, तो क्या आपके पास कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो पाएगा? उतना आप कभी निकाल पाओगे खेती करके, ट्री लगा करके? नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। MBA करके हम ट्री लगा रहे हैं, इसलिए हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो पा रहा है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे देखोगे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो ध्यान में आना चाहिए। सर ने बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ आपके पास कब नहीं हो पाएगा? जब आप MBA करके ट्री लगाने का काम करोगे, है ना, तब तो बहुत बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे। तो ट्री से यहाँ पर होना चाहिए 3 आने की C, 3 आने की C। और MBA को डिकोड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, A कट जा रहा है, और M का होता है 3 और B का होता है 9, तो 39 का C हो गया। बिल्कुल यहाँ पर भी आप टिक लगा पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, 39 के D में देखते हैं, यहाँ पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यहाँ पर क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क में क्या है, फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क। ये स्टार मार्क लगा लेना, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, पूछने का चांस भी है, 39 नंबर आर्टिकल में आता है, ध्यान में रखोगे। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसका कोड है यहाँ पर मॉब डोर, इसका है मॉब डोर। मॉब का मतलब होता है भीड़, आप जानते हो इंग्लिश का वर्ड है मॉब, और मॉब का मतलब होता है भीड़। डोर, आपके डोर पर भीड़ इकट्ठा हो गई है, मॉब इकट्ठा हो गया है। ध्यान रखोगे, आपके डोर पर मॉब इकट्ठा हो, क्योंकि आप MBA करके आए, कोई कंपनी खोले, है ना, कोई कंपनी खोले, शू का कंपनी खोले मान लो, तो भीड़ में जितने सारे लोग हैं वो इक्वल पे के लिए इक्वल वर्क कर रहे हैं, तो इक्वल पे लेने के लिए क्या कर रहे हैं, आपके पास आंदोलन कर दिया। मतलब कंपनी में लोग आंदोलन भी कर देते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं, मजदूर लोग, है ना, वर्कर लोग। तो वर्कर लोग जाते हैं और वहाँ पर डिमांड करते हैं आपसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए, और कहाँ पर आकर के मॉब आ जाती है आपके डोर पर। मॉब कहाँ आ जाती है, आपके डोर पर। किस लिए मॉब डोर पर किस लिए आ जाती है? क्योंकि उन्हें चाहिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? फिर से ध्यान दो, जब भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आ जाएगा, ध्यान में आना चाहिए आपके
कि सर ने बताया था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए लोगों ने, भीड़ ने, मॉब ने आंदोलन करते हुए आपके डोर पर पहुंच गए। मॉब आपके डोर पर पहुंच गए। ध्यान रखोगे, डोर से यहाँ पर हो जाएगा 4, और 4 का मतलब है डी, है ना। और मॉब को अगर डिकोड करते हैं तो एम होता है 3 का कोड, बी होता है 9 का कोड। तो 39 के बी में क्या होता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे बहुत अच्छे तरीके से। लास्ट यहाँ पर 39 का ई में देखो क्या, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मेन एंड वीमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड। यहाँ पर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ को ध्यान में रखना, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ को ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मान लिया जाए आप किसी कंपनी के मालिक हो, ऑनर है आपके पास, कंट्रोल है आपके पास उस कंपनी का। अब क्या है कि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और उस भीड़ को खाना पहुँचाने का काम कौन कर रही है, खाना जो उस वाला जो डिपार्टमेंट है कि फूड सर्व करेंगी कौन, आपकी वाइफ, वो वाला डिपार्टमेंट संभाली हुई है। तो आपकी वाइफ जो है ये मॉब के लिए किस चीज़ का काम करती हैं, उनके हेल्थ का ध्यान रखती हैं, उनके स्ट्रेंथ का ध्यान रखती हैं। ध्यान दोगे, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ जैसे ही आ गया आपके एग्जाम में समझ जाओगे, पूरा सेंटेंस हो सकता है। अब फिर आपको कैच करना है सिर्फ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। अब हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, कंपनी में जितने वर्कर्स हैं उसके हेल्थ एंड स्ट्रेंथ का ध्यान किसका रखना है, आपकी वाइफ को रखना है। वाइफ आने की 5, 5 आने की ई नंबर में आता है 5, ठीक है। 5 ई जो है ये 5 नंबर में आता है, तो 5 से समझ गए ई, वाइफ से 5, 5 से ई, क्लियर। अब मॉब के लिए ध्यान में रखती हैं वर्कर्स के हेल्थ एंड स्ट्रेंथ जो है, ये आपकी वाइफ रखती हैं इस चीज़ का ध्यान। मॉब कहने का मतलब भीड़ है, कंपनी में काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स हैं, तो उसके ही हेल्थ एंड स्ट्रेंथ की बात कही जा रही है। मॉब को यहाँ पर फिर से डिकोड करो, एम होता है 3 का कोड, बी होता है 9 का कोड, 39 ई आ गया क्या, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, बिल्कुल आ गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स दिया है, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स दिया है। जैसे ये एग्जाम में पूछ देगा, आपका दिमाग ऐसे काम करना चाहिए कि अच्छा सर ने बताया था वर्कर्स के हेल्थ एंड स्ट्रेंथ का ध्यान कौन रखती हैं, आपकी वाइफ, है ना, क्योंकि कंपनी का आप मालिक हो, आपकी वाइफ जो है हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स का ध्यान रखती हैं। वाइफ से 5, 5 से ई, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। किसके किसके हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, वर्कर्स यानी मॉब का ध्यान रखती हैं आपकी वाइफ, है ना, मॉब के हेल्थ एंड स्ट्रेंथ का ध्यान रखती हैं आपकी वाइफ। वर्कर्स बोलूँ अब फिर मॉब बोलूँ, बात एक ही है, बहुत ज़्यादा लोग वर्कर्स हैं तो मॉब है, एक तरीके से भीड़ है। तो उस मॉब का ध्यान, उस मॉब के हेल्थ एंड स्ट्रेंथ का ध्यान कौन रखती हैं, आपकी वाइफ। मॉब को डिकोड करते हो 39 आ जाता है, 39 का ई यहाँ पर आ गया आंसर। कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर में क्या है। 40th में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एंड इट प्रोवाइड्स देम पावर्स एंड अथॉरिटी सो दे कैन फंक्शन एज सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखोगे खाप पंचायत इत्यादि के बारे में सुने होंगे, हरियाणा वगैरह में खाप पंचायत बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है, तो खैर उधर पे नहीं चलते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि विलेज पंचायत जैसे हो गया, जैसे ही विलेज पंचायत आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल गया, मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, पंचायती राज नहीं है ये, पंचायती राज के लिए अलग से है। 243 नंबर में अगर आप जाओगे आर्टिकल में, तो सबसे ज़्यादा अगर 395 अगर यहाँ पर हैं आर्टिकल्स, तो सिर्फ 243 में मुझे लगता है 26 उधर, 26, 27 और 20, मतलब लगभग 45 ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ 43 में आता है। 243 ए, 243 बी, फिर जेड से जाते हैं, जेड के बाद फिर स्टार्ट होता है जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड टी तक जाता है, इस तरीके से, है ना। तो 243 में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इसको याद रखना मुश्किल है। और वहाँ पर बताया जाता है पंचायती राज के बारे में, ध्यान रखना। यहाँ पर ये विलेज पंचायत है, पंचायती राज नहीं है। विलेज पंचायत जैसे ही ध्यान में आ जाए, आपको ध्यान में रखना है कि हमारे विलेज में आज भी पंचायत बिठा देते हैं लोग। कब, मान लिया जाए कोई लड़का किसी लड़की को रोज़ दे देता है, कोई लड़का किसी लड़की को रोज़ ला करके दे देता है, प्रपोज कर देता है। अब लड़की तो समझ पा रही है, लेकिन गांव वाले देख लिए, जब गांव वाले देख लिए तो विलेज में पंचायत बैठा दिए। विलेज में क्या किए, पंचायत बैठा दिए, फैसला करने लगे कि भाई देखो फलानवा का लड़का फलानवा की लड़की को रोज़ दे रहा था, है ना। इसको अभी भी टैबू समझा जाता है हमारे कंट्री में, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रोज़ आपको ध्यान रखना है। विलेज पंचायत जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछ देगा, आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा विलेज में पंचायत कब बैठ गया, जब कोई लड़का किसी लड़की को रोज़ दे रहा था, है ना, रोज़ आने की गुलाब का फूल दे रहा था। तो रोज़ को डिकोड करो, ओ और ई कट जाएगा, R 4 का कोड होता है,
VHS आपका 0 का कोड था। तो 40 नंबर आर्टिकल में विलेज पंचायत है, कभी नहीं भूलोगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। अब आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर में क्या दे रखा है। 41 नंबर आर्टिकल स्टेट्स, अच्छा ये कह रहा है कि स्टेट मस्ट इंश्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। अब ये सर्टेन केसेस कई बार बस यहीं तक फुल स्टॉप आपके एग्जाम में रहेगा, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पर दे दिया हूँ कि सर्टेन केसेस किसके बारे में ये कह रहा है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के केस में कह रहा है, जैसे सुने होंगे ना, कई सारे स्टेट क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देते हैं, है ना। भत्ता मतलब समझ रहे हो, मतलब बेरोजगारी भत्ता जिसको कहते हैं। तो उस केस में स्टेट को इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट आपके स्टेट में नहीं बढ़ना चाहिए। ओल्ड एज के लिए भी पेंशन इत्यादि का आपको ध्यान में रखना चाहिए। सिकनेस के केस में कुछ असिस्टेंस मिलना चाहिए, है ना, कुछ हेल्प मिल जाना चाहिए। डिसेबलमेंट है एंड अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट, है ना। तो ये सारी चीज़ें आते हैं सर्टेन केसेस में, सिर्फ सर्टेन केसेस तक आपके एग्जाम में हो सकता है। बस समझने के लिए मैं ये सारा एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिख दिया हूँ, हो सकता है पूरा का पूरा ये सेंटेंस आ जाए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 41 नंबर में क्या आपको ध्यान रखना है कि स्टेट को इंश्योर करना होता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात बता दो कि स्टेट में जब किसी को वर्क मिलता है, एजुकेशन मिलता है, पब्लिक असिस्टेंस मिलता है, पब्लिक असिस्टेंस कहने का मतलब है कि लोगों की भलाई के लिए जो भी स्टेट की गवर्नमेंट करती है उसके बारे में। अब बता दो, लोग वर्क और एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस क्यों करते हैं, बता सकते हो? क्योंकि उसे 2 टाइम की रोटी मिल सके, यही तो इसका पर्पस होता है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? वर्क और एजुकेशन लोग इसलिए लेते हैं ताकि, वर्क इसलिए करते हैं, एजुकेशन इसलिए लेते हैं ताकि लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। समझ पा रहे हो? चाहे आप कितनों भी बड़े अंबानी फैमिली में पैदा ले लो और फिर कितनों भी गरीब फैमिली में, आपको नीड रोटी की ही होती है, आप रोटी ही खाते हो, है ना। रोटी का सेंस यहाँ पर फूड से है, खाना से, है ना। तो यहाँ पर क्या है, बड़े आप कितनों भी हो, खाना आपको रोटी ही है। तो वर्क लोग इसलिए करते हैं, एजुकेशन इसलिए लेते हैं ताकि 2 जून की रोटी मिल सके, मतलब 2 टाइम 2 वक्त की रोटी मिल सके। तो रोटी से ध्यान रख पाओगे किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है? फिर से समझो, अगर आपके एग्जाम में आ गया राइट टू वर्क, एजुकेशन, ध्यान देना, राइट टू वर्क आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, DPSP के अंदर आ रहा है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आ रहा है, ना कि राइट टू वर्क। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फंडामेंटल राइट, उसमें दिया रहेगा एक ऑप्शन राइट टू वर्क। तो राइट टू वर्क आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये है आपका DPSP, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। और वर्क और एजुकेशन जैसे आप एग्ज़ाम में देख लिए, आपका दिमाग में आना चाहिए ये चीज़ कि अच्छा वर्क और एजुकेशन हम किस लिए लेते हैं भाई, हम इसलिए, ध्यान रखना ये दोनों साथ में है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो वर्क और एजुकेशन हम किस लिए लेते हैं, ताकि हमें 2 वक्त की रोटी मिल सके। इसका कोड क्या है, रोटी, देख लो, O काट दो, I काट दो, R 4 का कोड होता है, T 1 का कोड होता है। 41 नंबर आर्टिकल में आपको राइट टू वर्क एंड एजुकेशन के बारे में बता रहा है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 42 नंबर में। ये देखो, ये बहुत सारे बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना, बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करके रखे हैं। मैं देखा हूँ 1-2 बुक चेक करके, एक तरुण गोयल का बुक है उसमें दे रखा है, और मैं कौन से बुक में देख रहा था, कोई PDF था मेरे पास, उसमें देखा था, उसमें नहीं था, और शायद किरण पब्लिकेशन का एक बुक है उसमें भी नहीं दे रखा। तो मैं सोचता हूँ, और एक बात मैं और बता देता हूँ, मैं एक बार टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगा रहा था, उसमें ये क्वेश्चन हूबहू यहाँ पर पूछ दिया गया था। देखो इसको कैसे ध्यान रखोगे। यहाँ पर है कि स्टेट मस्ट एंश्योर जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन। जस्ट एंड ह्यूमन का मतलब क्या होता है? जस्ट का मतलब होता है न्याय, ध्यान रखना, जस्ट का मतलब होता है न्याय। ये ह्यूमन नहीं है, ये ह्यूमेन है। ह्यूमेन का मतलब होता है मानवीय, है ना। वर्किंग का मतलब कार्य, कंडीशन का मतलब स्थितियाँ, यहाँ पर तो हिंदी में दे रखा है सब कुछ, है ना। तो जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन भी अगर दे दे तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांस इसमें क्या है, इस पूरे सेंटेंस में कुछ रहेगा या नहीं रहेगा, मैटरनिटी रिलीफ जरूर रहेगा। मैटरनिटी रिलीफ का मतलब समझते हो? मैटरनिटी लीव तो सुने होगे, जैसे जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट रहती हैं तो उसे ऑफिस से छुट्टी मिलती है और उस छुट्टी में उसका वेतन नहीं कटता है ना। तो इसको बोलते हैं मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। तो मैटरनिटी रिलीफ से आपको कैच करना है क्या, किसका कोड है, रानी। कैसे इसको रिलेट करोगे, समझो जरा। मान लिया जाए कि कोई महिला बार बार काम करने जाती है, अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी में भी 2-4 महीना उसको काम पे जाना होता है, शायद 3 महीने 6 महीने ऐसे कुछ उसको लीव मिलता है ना, ऑफिशियल लीव मिलता है। तो कहने का मतलब है कि वो परेशान हो जाती है, काम कर करके,
लेकिन जब भी उसको मैटरनिटी लीव मिलता है ऑफिस से, तो घर में बिल्कुल ही रानी बन के रहती है, नहीं बन के रहती रानी, एकदम पूरा पैर पसार के एकदम बैठे रहती है, अरे भाई अब तो मुझे ऑफिस जाना नहीं है, वेतन तो आना ही है ना। तो हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो मैटरनिटी लीव के टाइम में हर महिला जो है अपने आप को रानी समझ करके घर में रहती है ना, रानी बन के रहती है, एकदम बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, ऑफिस जाना नहीं है, काम करना नहीं है ना। तो मैटरनिटी रिलीफ से आपको ध्यान में आना चाहिए रानी। मैटरनिटी रिलीफ मिलने पर हर माताएं जो हैं वो अपने आप को रानी की तरह रखती हैं घर में, है ना। तो रानी को डिकोड करो, ए और आई कट जाएगा, आर 4 का कोड होता है, एन 2 का कोड होता है, तो 42 नंबर आर्टिकल में मैटरनिटी रिलीफ वाली बात है। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा देखो, अब यहाँ पर क्या है, इसको कैसे रिलेट करोगे जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन से। अब भाई कोई भी महिला है उसको एक तरह से अच्छा वर्किंग कंडीशन मिला कि नहीं, एक मानवीय की बात है कि नहीं, ये अगर वो प्रेग्नेंट है और उसे ह्यूमन वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड किया गया कि नहीं, कहने का मतलब वो तकलीफ में है तो उसे छुट्टी दे दी गई है ऑफिशियली, तो उसके लिए एक ह्यूमन वर्किंग कंडीशन है, उसको एक तरह से न्याय ही मिल रहा है ना। अगर छुट्टी ना मिलती तो अन्याय की बात होती है, लेकिन जस्ट तो उसे मिल रहा है। जस्ट का मतलब आपका दो मीनिंग होता है, जस्ट का मतलब अभी अभी तुरंत, है ना, और जस्ट का मतलब एक होता है जस्टिस यानी कि न्याय। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है 43 नंबर में क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ऑल वर्कर्स रिसीव अ लिविंग वेज। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जैसे ही लिविंग वेज आ जाएगा, ऑल वर्कर्स रिसीव अ लिविंग वेज, मतलब कि सबको एक उचित मात्रा में वेतन मिले। लिविंग वेज का मतलब क्या होता है, जीने के लिए जो वेज मजदूरी मिलता है, वेज का मतलब होता है मजदूरी यानी कि वेतन, वेतन को बोलते हैं। अब देखो हमारे यहाँ के जितने वर्कर्स हैं सबको लिविंग वेज चाहिए, लेकिन सब लोग आराम से रहते हैं, काम पे तो जाते हैं नहीं, लेकिन हमारे वर्कर्स को एक लिविंग वेज चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं, मान लिया जाए आपके अंडर कोई 10-20 ऐसे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसमें से 2-4 ऐसे ज़रूर निकल जाएंगे जिसको लिविंग वेज भी चाहिए, लेकिन उसे आराम से रहना है, काम तो करना है नहीं, आराम से लेटे रहेंगे। 3 बजे लंच करके 3 बजे उसे काम पे वापस जाना है, लेकिन पता चला कि वो 4 बजे तक मौज कर रहा है ना, तंबाकू बना रहा है, ठोक रहा है इधर उधर। कहने का मतलब ये है कि ऑल वर्कर्स को लिविंग वेज चाहिए, भले ही वो आराम से रहे, है ना, आराम से रहते हैं फिर भी उसे लिविंग वेज चाहिए। तो आराम को डिकोड करो, दोनों ए कट जाएगा, यहाँ से भी ए कटेगा, आर होता है 4 का कोड, एम होता है 3 का कोड। 43 नंबर आर्टिकल में क्या है, ऑल वर्कर्स रिसीव अ लिविंग वेज। जैसे वर्कर्स रिसीव अ लिविंग वेज आ जाएगा, समझ जाना हमारे वर्कर्स तो आराम से रहते हैं फिर भी उसे लिविंग वेज चाहिए, मजदूरी चाहिए, है ना। तो आराम को डिकोड करते हो 43 नंबर आर्टिकल आ जाता है। नेक्स्ट है 44 नंबर में, इसको याद क्या करना है, इसमें खुद ही आंसर में छुपा हुआ है। कैसे? 44 कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। आप जानते हो बर्निंग टॉपिक रहा है हमारे हिंदुस्तान में बीजेपी के आने के बाद कि यूसीसी हम लागू करेंगे ही। जैसे होता है ना कि समुदाय विशेष के लिए अलग ही कोई सरिया कोड होता है, जैसे कि मुस्लिम के लिए कि हम लोग इससे चलेंगे, तो भैया देश एक है, संविधान एक है, तो आपके लिए अलग से संविधान और कानून थोड़े चलेगा। उसके लिए ही कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, मतलब सब नागरिक के लिए एक समान कानून बनाएंगे, है ना, एक देश एक कानून, उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसका जिक्र किया गया 44 नंबर आर्टिकल में। कैसे ध्यान रखोगे, देख लो 44 में 4 भी है, 4 है, 4 2 बार आया है, यूनिफॉर्म है कि नहीं, बिल्कुल समान है ना। तो इस तरीके से इसको रिलेट कर लेना। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कैसे ध्यान में रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में ही आपका यूनिफॉर्म है यानी कि समान है, समान देख लो समान है बिल्कुल। तो 44 में दोनों डिजिट तो समान ही है, 4 है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख लेना, 4 में यानी 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है। चलिए बहुत बड़ी बात नहीं थी ये। यहाँ पर है 45 नंबर में, देखो क्या है, यहाँ पर है कि ये जो आर्टिकल है ये कह रहा है कि स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6। कहने का मतलब क्या है, कंपलसरी एजुकेशन चाहिए हर एक बच्चे को, उसका चाइल्डहुड केयर चाहिए, है ना, चाइल्डहुड केयर चाहिए, 6 साल के एज तक, 14 साल के एज तक फ्री कंपलसरी एजुकेशन भी चाहिए। ये इंश्योर कौन कराएगा, स्टेट कराएगा, एक राज्य कराएगा, ठीक है। अब आप मुझे बता दो कि कंपलसरी एजुकेशन क्यों चाहिए चिल्ड्रन के लिए, चाइल्डहुड केयर क्यों चाहिए उसे, ताकि हर एक बच्चे का जीवन जो है सरल बन सके। सरल का मतलब क्या होता है, आसान होता है। कुछ लोग होंगे सरल का मीनिंग नहीं जानते होंगे, तो समझ जाओ सरल का मतलब आसान होता है। बच्चे को स्पेशल केयर क्यों चाहिए, चाइल्डहुड केयर क्यों चाहिए, उसको
कंपलसरी एजुकेशन क्यों चाहिए? ताकि उसका फ्यूचर सरल हो सके, ताकि उसका फ्यूचर सरल हो सके। सरल को डिकोड करोगे, ये कट जाएगा, एस 0 का होता है, आर आपका 4 का होता है, एल आपका 5 का होता है। 0 का तो कोई महत्व है नहीं क्योंकि पीछे आया है। तो 45 नंबर आर्टिकल में किसके बारे में है? कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। क्लियर है? यहाँ तक ध्यान रखोगे? चलिए भाई, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है ये कितने एज तक के लिए है? तो ये 6 वर्ष के एज के लिए है, लेकिन कंपलसरी एजुकेशन की बात जो कही गई है वो 14 साल के लिए तक की कही गई है ना। तो ध्यान रखना है इन बातों को। यहाँ पर 46 नंबर में क्या है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन के बारे में बता रहा है। देखो SC ST और OBC वगैरह जो आते हैं इसके बारे में कह रहा है कि इसका एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इसके बारे में जिक्र है। इस आर्टिकल में किसका इंटरेस्ट है? एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, SC ST और अदर जो वीकर सेक्शन है उसके बारे में। आपको पता है एक चीज़, क्या आपको पता होना चाहिए कि रागा शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीछे देख चुके हैं पिछले वीडियो में। नमो शॉर्ट फॉर्म किसका था? नरेंद्र मोदी का। अब कई बार न्यूज़पेपर में देखे होंगे पूरा टाइटल में, मतलब पूरा जो हेडिंग होता है न्यूज़पेपर में उसमें राहुल गांधी नहीं लिखा रहता, उसमें शॉर्ट में लिखा रहता है रागा। तो मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग रागा वर्ड से, जैसे नमो वर्ड से आप अवगत हो, रागा वर्ड से जरूर अवगत होगे, है ना। तो रागा जहाँ भी जाते हैं, राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं, SC ST और OBC इत्यादि के जो वीकर सेक्शन है उसके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में ज़रूर बात करते हैं। जैसे आपके एग्जाम में आ गया एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन, ये सेंटेंस जैसे देख लोगे समझ जाओगे कि इन सारे का मुद्दा कौन उठाते हैं हमारे देश में ज़्यादातर? रागा, राहुल गांधी रागा उठाते हैं ना। तो रागा को डिकोड करते हो, ये कट जाएगा, R 4 का कोड, G 6 का कोड। 46 नंबर आर्टिकल में इसी के बारे में है। ठीक है, तो क्लियर है सारे पॉइंट। यहाँ पर बात करेंगे 47 नंबर में, देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है ड्यूटी ऑफ द स्टेट। स्टेट का ड्यूटी क्या है? टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अब देखो, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ाने का जिम्मेवारी स्टेट को है, हर किसी को न्यूट्रिशन मिले, अच्छा सा पोषण मिले, वो भी जिम्मेवारी स्टेट का है। सबका हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो, ये भी जिम्मेवारी स्टेट का है। ठीक है, कैसे ध्यान में रखोगे? न्यूट्रिशन ज़्यादातर जो देखो गरीब इलाके में जाओगे ना तो ज़्यादातर न्यूट्रिशन किसके मतलब सहारे रहते हैं? बहुत लोग रोटी भी नहीं खा पाते, पता है कि नहीं, गेहूँ तक नहीं मिलता उनको, राइस पे ही डिपेंड रहते हैं। तो राइस पे डिपेंड रहते हैं किस लिए? ताकि उसे न्यूट्रिशन मिल सके। उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी डिपेंड करता है राइस के ऊपर, पब्लिक हेल्थ भी डिपेंड करता है राइस के ऊपर, है ना। मतलब देखो कई सारे ऐसे मतलब मैक्सिमम स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया में जितने स्टेट हैं सब में कुछ ना कुछ गरीब लोग मिल जाएंगे जो न्यूट्रिशन के लिए भी राइस पे ही डिपेंड करते हैं। उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इसी से आंका जा सकता है। उसका पब्लिक हेल्थ जो है, मतलब उसका हेल्थ जो इम्प्रूव होता है राइस के वजह से ही होता है, और कुछ खाने को नहीं मिलता। सुबह राइस, शाम राइस, दोपहर राइस। क्यों राइस? क्योंकि उसे न्यूट्रिशन उसी से मिलता है ना। कई लोग इससे मड़िया बना लेते हैं। मड़िया मतलब समझते हो? इसका जो चावल को मतलब पकाया जाता है, उसको सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, उससे शराब भी बनाया जाता है। तो बहुत लोग ऐसे दूर इलाके में, सुदूर इलाके में अगर जाओगे आप, ट्राइबल एरिया में जाओगे तो इससे मड़िया भी लोग बनाते हैं, है ना। तो राइस पे बहुत कुछ डिपेंडेंट रहते हैं वे लोग, न्यूट्रिशन के लिए भी डिपेंडेंट है राइस पे। अब उनका लिविंग स्टैंडर्ड को भी आंका जा सकता है उनके राइस के को देखते हुए, है ना। उसका हेल्थ भी इम्प्रूव होता है राइस खाने से ही। तो राइस को ध्यान में रख पाओगे? ये सारे पॉइंट को ध्यान अगर रख लेते हो तो एग्जाम में क्लिक कर जाना चाहिए राइस, सीधा क्लिक करना चाहिए राइस। राइस को डिकोड करते हो तो देखो आई और ई कट जाएगा। R होता है 4 का कोड, C होता है 7 का कोड। तो 47 नंबर आर्टिकल में क्या है? न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। चलिए, मुझे उम्मीद है इस चीज़ को तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 47 नंबर में या तो ये वाला सेंटेंस पूछ देगा, या तो ये वाला सेंटेंस पूछेगा, या फिर एक सेंटेंस और भी पूछ सकता है आपसे, और भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? द स्टेट शुड प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। मतलब कि जो नशीले पदार्थ होते हैं उसके बारे में ये कह रहा है। ड्रग्स जो लोग लेते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं बिगड़ जाते हैं ड्रग्स लेते हैं ना। तो स्टेट को भी इसको क्या करना चाहिए? प्रोहिबिट करना चाहिए, प्रतिबंध इस पर लगाना चाहिए। किसके ऊपर? इंटॉक्सिकेटिंग। इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब होता है नशीली, ड्रिंक्स का मतलब शराब, और ड्रग्स का मतलब होता है
दवा, मतलब ड्रग्स जो दवा दो तरीके से काम में आता है। एक तो आपका मेडिसिन के लिए काम आता है, तो उस ड्रग्स के बारे में यहाँ पर नहीं कहा गया है। ड्रग्स का मतलब मेडिसिन भी होता है, लेकिन ड्रग्स जो नशा के लिए लोग करते हैं उसको भी ड्रग्स कहते हैं। तो उस ड्रग्स के बारे में कहा गया है कि स्टेट का जिम्मेवारी है कि उसको प्रोहिबिट करे, प्रतिबंध लगाए। अब यहाँ पर देखो, इसी सेंटेंस से रिलेटेड है, इसके पिछले वाले जो सेंटेंस अभी देखें हम इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स नहीं लेंगे, ड्रग्स नहीं लेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है पब्लिक का हेल्थ इंप्रूव होगा, है ना, उसको न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिलेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो सेम ही बात थी, बस वहाँ पर कोड था आपका राइस, लेकिन यहाँ पर कोड है रोको। अब स्टेट की जिम्मेवारी है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को रोको, है ना, रोकिए, चाहे रोको कुछ भी कहोगे, रोकिए भी कहोगे तो वाई वहाँ से भी कट जाएगा, है ना। तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को रोको, किसकी जिम्मेवारी है रोकने का? स्टेट की जिम्मेवारी है कि रोको, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कह रही है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को रोको। जैसे देख रहे हो बिहार में जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ड्रग्स हैं वो बैन है, वो बेच भी नहीं सकते, है ना, कानूनन भी बेचा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि सरकार को उससे बहुत ज़्यादा टैक्स आता है, ठीक है। गुजरात में बैन है आपका, जितने ड्रिंक्स हैं और ड्रग्स हैं आपके बिहार में बैन है। हर एक जगह बैन होना चाहिए मेरे विचार से, ताकि पब्लिक का हेल्थ इंप्रूव हो सके। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछ दे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, जैसे देखोगे समझ जाओगे कि इसको रोकने की बात तो कही जा रही है। प्रोहिबिट करने का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध लगाना, रोको। आपके दिमाग में रोको आ जाना चाहिए, है ना। रोको जैसे ही डिकोड करोगे वो कर जाएगा, है ना। आर होता है 4 का कोड, के होता है 7 का कोड, तो 47 नंबर आर्टिकल में है प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पर है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, बस इतना भी पूछ सकता है। आप फिर पूछ सकता है बैनिंग एनिमल स्लॉटरिंग। स्लॉटरिंग का मतलब होता है उसको जैसे काटते हैं ना लोग बड़े बड़े जानवर को, उसके बारे में। तो स्लॉटरिंग ऑफ काउस एंड काव्स एंड अदर केटल, यहाँ पर अगर बैनिंग एनिमल स्लॉटरिंग आ गया और फिर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आ गया, दोनों में से कुछ भी रहेगा, आपको ध्यान में रखना है शरीफ वर्ड को। शरीफ का मतलब क्या होता है? बहुत ही ईमानदार लोग, है ना, बहुत ही ईमानदार लोग। अब जो लोग बहुत ही शरीफ होते हैं वो एग्रीकल्चर जरूर करते हैं। आप फिर ऐसे समझो, जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब समझते हो? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है एनिमल का पालन करने वाला, है ना, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। पालन करना ही कहलाता है एनिमल का एनिमल हस्बेंड्री। तो जितने लोग एनिमल का पालन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं या फिर एग्रीकल्चर का काम करते हैं, काफ़ी शरीफ लोग होते हैं, काफ़ी शरीफ लोग होते हैं। वो बहुत ज़्यादा छल कपट उनके दिमाग में नहीं रहता, बहुत ही शरीफ रहते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि एग्रीकल्चर करने वाले लोग, एनिमल हस्बेंड्री करने वाले लोग क्या होते हैं? बहुत ही शरीफ होते हैं बेचारे, है ना। तो शरीफ को डिकोड करोगे, ए कट जाएगा, आई कटेगा, एस का होता है 0 कोड, आर का कोड होता है 4 और आपका एफ का कोड होता है 8, तो 48 आ गया, है ना। 48 नंबर आर्टिकल में। दूसरे तरीके से पूछ देगा बैनिंग एनिमल स्लॉटरिंग। अब एनिमल स्लॉटरिंग को नहीं होने देना की बात कही जा रही है। तो जो लोग एनिमल स्लॉटरिंग नहीं करते हैं, जो जानवर को नहीं काटते हैं, नहीं खाते हैं, वे लोग भी क्या होते हैं? बहुत ही शरीफ होते हैं। काटोगे ए और आई को, S0 R4 F आपका 8, 48 नंबर आर्टिकल में है बैनिंग एनिमल स्लॉटरिंग। क्लियर? तो इसमें ही छुपा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कोड नहीं है इसका। नेक्स्ट है 49 नंबर में, स्टेट्स ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यहाँ आपको ध्यान रखना है कल्चरल हेरिटेज को, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट का मतलब समझते हो? जो बड़े बड़े इमारत बने रहते हैं, स्मारक बने रहते हैं, उसको कहते हैं मॉन्यूमेंट्स। जैसे कि लाल किला हो गया, चाहे तो आप कुतुब मीनार की बात कह लो, ये सारे आते हैं मॉन्यूमेंट्स के अंदर। कल्चरल हेरिटेज है एक तरीके से। अब देखो कैसे ध्यान में रखोगे। मान लिया जाए कि आप चले गए कुतुब मीनार देखने के लिए, दिल्ली चले गए, है ना, दिल्ली आप चले गए कुतुब मीनार को देखने के लिए। अब छतरपुर में आता है, छतरपुर वाले इलाके में आपका कुतुब मीनार खड़ा है वहाँ पर। अब वहाँ पर आप गए, आप जानते हो कि वो कल्चरल हेरिटेज है, वो एक तरह का मॉन्यूमेंट है, आप जानते हो कि नहीं? तो आपके एग्जाम में मान लो कल्चरल हेरिटेज अप टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट आ गया, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये वाला आरोप वाला वर्ड। कैसे आएगा अभी मैं आपको ले आता हूँ आपके दिमाग में। देखो, आप गए थे छतरपुर दिल्ली में, क्या देखने के लिए? आप वहाँ पर गए थे इसको देखने, कुतुब मीनार को देखने गए थे, है ना। कुतुब मीनार को देखने गए और आपके दिमाग में उमड़ पड़ा मुगलों के प्रति खुन्नस। मुगलों के प्रति क्या?
खुन्नस, मुगल के प्रति या फिर दिल्ली सल्तनत में जो लोग भी थे उसके प्रति आपके दिमाग में खुन्नस आ गया कि साला ये सब तो हमारे यहाँ तो लूटने के लिए आया था, है ना। और कुतुब मीनार को देखे और आपको कुतुबुद्दीन ऐबक याद आ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले ही आपके जो भी गौरी लोग आए थे, है ना, वो सब याद आ गए। उसके ऊपर चढ़ गया गुस्सा आपको। अब वो कुतुब मीनार के ऊपर क्या किया, अब गए हथौड़ा लेकर के 2-4 ईंटें वहाँ से खिसका दिए, मतलब तोड़ दिए गुस्से में आकर के, मतलब उसको नुकसान पहुँचा दिया आपको। आप क्या किए, वहाँ पर जाके नुकसान पहुँचा दिए। स्टोरी ध्यान में रखना कि कल्चरल हेरिटेज और फिर मोन्यूमेंट से ध्यान में आना चाहिए कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को देखने गए थे मुगलों को याद करके, जो भी मुस्लिम शासक रहे थे, विदेशी शासक रहे थे, उसको देख करके गुस्सा आ गया आपको। कुतुब मीनार को देखते ही कुतुबुद्दीन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। हथौड़ा उठाए, 2-4 हथौड़े मार करके 2-4 ईंटें वहाँ से खिसका दिए, तोड़ दिए। तो आपके ऊपर आरोप लग गया, है ना, आपके ऊपर आरोप लग गया क्या, कि ये कल्चरल हेरिटेज को नुकसान पहुँचाए हैं, ये कल्चरल हेरिटेज को नुकसान पहुँचाए हैं। तो जैसे ही आपके एग्जाम में आ जाएगा कल्चरल हेरिटेज और फिर टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट, एक ही मोन्यूमेंट आपके दिमाग में आना चाहिए, एक ही कल्चरल हेरिटेज है वो दिमाग में आना चाहिए। वो क्या है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार आप देखने गए थे, आप गुस्सा, क्योंकि आप हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हो, उनसे बहुत ही ज़्यादा खुन्नस आपका, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया आपको कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मोहम्मद गौरी के बारे में, ये सब के बारे में सोच सोच के हथौड़ा उठाए, वहाँ से 2-4 हथौड़े लगा दिए, आप कल्चरल हेरिटेज को नुकसान पहुँचाए। और इसी चीज़ का आपके ऊपर आरोप लग गया, है ना। क्या आरोप लग गया, कि कल्चरल हेरिटेज को ये नुकसान पहुँचाने आया था। कल्चरल हेरिटेज जैसे देखोगे आपके दिमाग में आना चाहिए आरोप शब्द। कैसे आएगा, कल्चरल हेरिटेज देखने गए, गुस्से में आप उसको नुकसान पहुंचा दिए और इसी चीज़ का आपके ऊपर आरोप लग गया। आरोप का मतलब समझ रहे हो ना, क्या होता है, चार्ज लग जाना एक तरीके से, है ना। तो आरोप को डिकोड करोगे तो आर का कोड होता है 4 और पी का कोड होता है 9, यानी कि 49 नंबर आर्टिकल में कल्चरल हेरिटेज है, टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स है, ठीक है, ध्यान में रखोगे। 50 नंबर में देखो क्या है, टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पर बोल रहा है न्यायपालिका और कार्यपालिका को सेपरेट करने की बात कही जा रही है, कि वो दोनों अलग अलग रखने चाहिए, एक दूसरे से इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, दोनों को सेपरेट रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो कोई भी चीज़ को अगर आप लूज़ करते हो, ध्यान रखना, लूज़ एक तरीके से और लिखा जाता है, ये वाला लूज़, इसका मतलब होता है ढीला ढाला, है ना, ढीला होता है इसका अर्थ। एक लॉस होता है LOSS, लॉस का मतलब होता है हानि हो जाना, है ना, अपना नुकसान हो जाना, लेकिन ये भी लूज़ है आपका। इस लूज़ का मतलब होता है क्या, इस लूज़ का मतलब होता है खोना, यानी कि किसी चीज़ को आप खो देते हो, ध्यान में रखोगे। तो लूज इसका कोड है सेपरेट का। जब भी आप किसी चीज़ को खो देते हो, लूज कर देते हो, तो आप उससे सेपरेट हो जाते हो कि नहीं, बिल्कुल। मान लिया जाए आप एक वॉच पहनते हो, आपने उसको लूज कर दिया, यानी कि खो दिया। अगर आप लूज कर दिए तो उससे आप सेपरेट हो जाओगे कि नहीं, बिल्कुल हो जाओगे। तो सेपरेट वाली बात जैसे आ जाएगी, समझ जाना कि हमने लूज, जब भी हम किसी चीज़ को लूज करते हैं, खो देते हैं, तब हम उससे सेपरेट हो जाते हैं। तो लूज को ध्यान में रखोगे, O को काट दो, E को काट दो, L होता है 5 का कोड, S होता है 0 का कोड, है ना। बहुत बड़ा तो नहीं था। किसी भी चीज़ से सेपरेट कब होते हैं हम, जब उसको लूज़ कर देते हैं, और फिर लूज़ करने के बाद हम उस चीज़ से सेपरेट हो जाते हैं। लूज़ को डिकोड करोगे आपको 50 आ जाएगा, 50 नंबर आर्टिकल में, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। फिर 51 है, यहीं तक आपका DPSP आता है। एक अलग से है, जैसे कि पार्ट 4 में DPSP आता है 51 नंबर आर्टिकल तक, लेकिन आपका एक पार्ट और आता है 4 का ए एक अलग पार्ट है, जो आपका 51A आता है। इसके अंदर यही वाला आर्टिकल आता है, सिर्फ 4A के अंदर 51A वाला पार्ट आता है, ठीक है। अब ध्यान में यहाँ पर रखना है कि 51 में क्या है। 51 में आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को हर पब्लिक को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन क्या हम उतना लोड लेते हैं कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में, बिल्कुल लोड नहीं लेते, बिल्कुल ही लोड नहीं लेते हम, है ना। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लिया जाए आप अभी इंडिया में हैं, आप इंडिया में हैं, रसिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात तो है नहीं, वहाँ तो भंग हो चुका है, वहाँ की शांति तो भंग हो चुकी है ना। क्या आप इस चीज़ का लोड लेते हो कभी, नहीं, क्योंकि हम खुद ही सेफेस्ट कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए सेफेस्ट कंट्री अभी यही है ना। कोई मतलब नहीं है, हर जगह से न्यूट्रल रहता है अपना भारत, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम तो लोड ही नहीं लेते कि इंटरनेशनल पीस है कि नहीं, सिक्योरिटी है कि नहीं, हम तो इस चीज़ का कभी लोड ही नहीं लेते।
है ना। तो ध्यान में रखोगे जब भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आपके एग्जाम में आ जाए, आपका दिमाग में क्लिक आना चाहिए, अरे यार कौन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में लोड लेता है, उतना कोई लोड नहीं लेता। तो लोड को डिकोड करते हो ओवर ए कर जाएगा, L5 का कोड होता है, D1 का कोड होता है, 51 में है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्लियर। नेक्स्ट है 51 का ए, इसको कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो, यहाँ पर है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब आपका सन है, उसको ड्यूटी पे रोज़ जाना होता है, आपका सन है उसको रोज़ ड्यूटीज़ पे जाना होता है, लेकिन वो बंदा रोज़ लेट उठता है ना। उसको ड्यूटी पे जाना है लेकिन वो डेली ही लेट उठता है, तो ड्यूटी पे जाएगा कैसे, है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटी से ध्यान में रखना, ड्यूटी कौन करने जाता है, आपका सन आने की वन आने की ए। अब आपका सन लेट उठता है और ड्यूटी लेट जाता है, आपका सन डेली लेट ड्यूटी जाता है ना। आपका सन डेली लेट ड्यूटी जाता है, लेट ड्यूटी जाता है कौन, आपका सन से वन से ए ध्यान रखोगे। लेट को डिकोड करो तो L होता है 5 का कोड, T होता है 1 का कोड, तो 51 का ए आ गया। अब आपका सन जो है, फिर से ध्यान में रखो, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे दे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इससे तो पूछा ही जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है, लेट से आपका सन जाता है कहाँ, ड्यूटी। डेली आपका सन जो है लेट से उठता है और आपका सन ड्यूटी जाता है लेट से, लेट सन, इसको ध्यान में रखना। सन आखिरी वाला है, इसका मतलब वन आने की ए को बता रहा है। लेट है तो 5 हो गया, टी हो गया आपका 1, तो 51 का ए में क्या है, 51 का ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र है। तो चलिए बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि एक भी ऐसा नहीं होगा कोड कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा होगा। और चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, बैंकिंग में तो नहीं पूछा जाता है आर्टिकल से संबंधित, चाहे आप रेलवे के या फिर स्टेट पीसीएस के, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कभी पूछेगा। लेकिन आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे कि ये सब चीज़ें याद कर पा रहे हो कि नहीं, जब आप प्रैक्टिस बैच में आकर के क्या करोगे, चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।